अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। दिस इज लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8, waves, और we are going to study transverse stationary waves along a stretched string। सिलेबस में स्टेशनरी वेव्स जो हैं दे आर गिवन, और फिर ये भी है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। और फिर लिखा है कि नोट का क्या मतलब है, एंटी नोट का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन तमाम चीजों को इस सिंगल टॉपिक में वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, याद रखिए स्टेशनरी वेव्स का क्या मतलब है। वी से कि व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स सुने जरा, व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स, आइडेंटिकल का मतलब है बिल्कुल फेस कोहेरेंट, जिनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एम्पलीट्यूड और नेचर सेम हो, बिल्कुल आइडेंटिकल हो। ठीक है, एक जैसी वेव्स हो। अगर वो अलोंग द सेम लाइन आ रही है, सेम लाइन, ये दूसरी कंडीशन है, और इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दे सुपर इम्पोज ईच अदर। ठीक है, दे सुपर इम्पोज ईच अदर। सुपर पोजिशन का मतलब है कि वो दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। दे सुपर इम्पोज ईच अदर। तो आपको पता है जब क्रिस्ट क्रिस्ट के ऊपर और ट्रफ ट्रफ के ऊपर आ जाती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अगर क्रिस्ट ट्रफ और ट्रफ क्रिस्ट के ऊपर आ जाती है तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस और एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। याद रखिए जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है दैट पॉइंट इज सेड टू बी नोड, और जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है दैट पॉइंट इज सेड टू बी एंटी नोड। अब समझ आ जाएगी, लेकिन लुक इट, देखिए इमेजिन करो, इधर देखिए, अगर दो आइडेंटिकल वेव्स आर ट्रेवलिंग अलोंग द सेम लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो बास पॉइंट्स पे दे रीच इन फेज। इन अल्फाज को जरा सुने और गौर करो। बास पॉइंट्स पे दे रीच इन फेज। इन फेज का मतलब है कि अगर एक की क्रेस्ट आ जाती है तो दूसरे की भी क्रेस्ट, एक की ट्रफ दूसरे की भी ट्रफ। दिस इज कॉल्ड इन फेजनेस, यानी फेज डिफरेंस अगर जीरो है। और बास पॉइंट्स पे दे रीच आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब है, इसका क्या मतलब है बता रहा हूं, लेकिन आउट ऑफ फेज का मतलब है जब दो वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस 180 हो। मसलन इस तरह, अब देखें, ये एक वेव आ रही है, दिस इज अनदर, यहां पर दे रीच इन फेज, दे आर इन फेज। इन फेज का मतलब है कि इधर जो पार्टिकल्स है वो मीन पोजीशन से अबव है और ये 90 एंगल पर है। इधर जो पॉइंट्स है ये भी 90 पर है, तो 90 माइनस 90, द फेज डिफरेंस इज जीरो, तो वी से दे आर इन फेज। देखिए क्रिस्ट क्रिस्ट के ऊपर आ गई, जब क्रिस्ट क्रिस्ट के ऊपर आ जाती है तो व्हाट हैपन्स, आप देखिए एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो ये जो स्ट्रिंग है, ये जो थ्रेड है, ये ऊपर जाएगी। क्लियर। अब आप देखें, अगर ये क्रिस्ट इस डायरेक्शन में जाती है और ये क्रिस्ट इस डायरेक्शन में जाती है तो क्रिस्ट के बाद ट्रफ आ जाती है। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन से ट्रफ आ जाती है तो इस डायरेक्शन से भी ट्रफ आ जाती है। जब ट्रफ ट्रफ एक दूसरे के ऊपर आ जाती है तो जो रोप है या जो स्ट्रिंग है, जो थ्रेड है, वो नीचे जाती है। क्लियर। अब देखिए मीन पोजीशन से नीचे, तो याद रखिए यहां पर ये जो क्रेस्ट और ट्रफ है, यानी जो थ्रेड है, इट इज बिहेविंग लाइक दिस, बिहेविंग लाइक दिस, बिहेविंग लाइक दिस। क्लियर। अब ये जो स्ट्रिंग है ये इतनी जल्दी जल्दी से वाइब्रेट कर रहा है कि आपके
आंख के रेटिना के ऊपर एक इमेज होता है कि दूसरा आ जाता है, दूसरा इमेज होता है कि तीसरा आ जाता है। देखिए ये तो एक थ्रेड है, थ्रेड या ऊपर होगी और या नीचे। लेकिन देखिए ये थ्रेड इतनी जल्दी जल्दी से, इतनी जल्दी जल्दी से इस तरह हो रही है ना कि यहाँ पर एक इमेज होता है कि दूसरा दूसरा आ जाते हैं, दूसरा इमेज होता है कि तीसरा आ जाता है। तो हमें ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो थ्रेड है ये एक लूप में वाइब्रेट कर रहा है। दोबारा देखें, अगर यहां पर दो वेव्स इन फेज रीच करती है, इन फेज, इन फेजनेस का मतलब है अगर क्रिस्ट क्रिस्ट के ऊपर आ जाती है, जब इधर क्रिस्ट क्रिस्ट के ऊपर आ जाती है तो स्ट्रिंग किधर जाएगी, ऊपर। अब ये ऊपर वाला इमेज इधर है, लेकिन ये इतनी जल्दी से फिर नीचे चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि ये क्रिस्ट इस डायरेक्शन में जाती है और ये क्रिस्ट इस डायरेक्शन में। क्रिस्ट के बाद किसकी बारी है? ट्रफ की। तो जब ट्रफ्स आ जाते हैं तब देखिए रूप नीचे जाती है। तो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, एंड यू विल सी अ लूप। अच्छा अब आप देखिए इधर क्या होता है, यहां पर सपोज ये क्रिस्ट और ट्रफ इन फेज ना आउट ऑफ फेज आ जाती है दा से। मसलन ये क्रिस्ट है और ये ट्रफ है, जब इधर आ जाती है तो दे कैंसल ईच अदर, तो एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो हो जाते हैं दिस इज कॉल्ड नोड। जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड एंटी नोड। अब आप देखें ये ट्रफ इस डायरेक्शन में, ठीक है, सपोज सॉरी ये क्रिस्ट इस डायरेक्शन में, ट्रफ इस डायरेक्शन में जाती है। अब इस क्रिस्ट के बाद ट्रफ आ जाती है और इस ट्रफ के बाद क्रिस्ट, तो फिर एक कैंसल 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 कैंसल। तो आप लोग देखिए यहां पर दे रीच इन फेज, और यहां पर दे रीच आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। तो यहां पर हमारे पास नोड बन जाता है और यहां पर एंटी नोड बन जाता है। तो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स का क्या मतलब है? When two identical waves are traveling along the same line in opposite direction, they superimpose each other. Superposition का मतलब है कि at some points the two waves reach in phase, जहां पर in phase reach करती है तो रोप या स्ट्रिंग ऊपर जाती है। क्लियर? एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो आप देखिए ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो एक इमेज इधर होता है कि दूसरा आ जाते हैं, दूसरा होता है तीसरा आ जाते हैं, तीसरा होता है कि चौथा आ जाता है। तो हमें ये स्ट्रिंग एक लूप में वाइब्रेट करता हुआ नजर आ जाता है। और बास पॉइंट्स पे दे रीच आउट ऑफ फेज, यानी क्रिस्ट ट्रफ के ऊपर, तो दे कैंसल ईच अदर। तो कैंसिलेशन की वजह से एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड नोट, जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड एंटी नोट। अब आप लोग देखें, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पूरा कैलकुलेशन में नहीं कर रहा। वी आर गोइंग टू स्टडी कॉन्सेप्ट्स बिकॉज दिस इज एन एमडीके क्लास। तो नंबर वन है व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लक्ड फ्रॉम इट्स सेंटर। अगर आप इसको सेंटर से प्लग करें, लुक इट, ये स्ट्रिंग है, अगर आप इसको सेंटर से प्लग करें तो ये स्ट्रिंग नीचे आ जाएगी। शाबाश, दोबारा सुने, ये स्ट्रिंग अगर आप सेंटर से प्लग करें तो ये नीचे आ जाएगी। अगर आप इसे छोड़ दें तो इलास्टिसिटी की वजह से ये सेंटर पे आ जाएगी। आर यू विद मी? और फिर इनर्शिया की वजह से इट डजंट स्टॉप, तो ये इधर ऊपर आ जाएगी। फिर इलास्टिसिटी की वजह से डजंट स्टॉप नीचे, और फिर इनर्शिया की वजह से डजंट स्टॉप तो इधर नीचे आ जाती है। ये जो स्ट्रिंग है इट इज वाइब्रेटिंग इन वन लूप। अब जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो है इन पॉइंट्स टू बी कॉल्ड नोड्स, और जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है दिस इज कॉल्ड एंटी नोड। अच्छा अब गौर से देखें, देखिए ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग या ऊपर होगी या नीचे। यो स्ट्रिंग देखा ना, या बबर या बलांदी, इतनी तो समझ आ रही है ना।
दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग, या ऊपर होगी या नीचे। हमें लूप क्यों नजर आ जाती है? क्योंकि हमारे आंख के रेटिना के ऊपर ये इमेज होता है कि ये इमेज आ जाता है। क्योंकि आपको पता है इंसानी आंख के ऊपर इमेज कितने टाइम तक परसिस्ट करता है? 0.1 सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक। तो ये इमेज होता है कि ये आ जाता है, ये होता है तो ये आ जाता है, तो हमें लूप नजर आ जाता है। अच्छा, अब आप लोग देखें, ये स्ट्रिंग अगर ऊपर है तो इफ यू सी दिस इज अ क्रेस्ट, और अगर नीचे है तो दिस इज बिहेविंग लाइक अ ट्रफ। तो आपको पता है एक वेव का मतलब है एक क्रिस्ट और एक ट्रफ। एट एनी इंस्टेंट ये एक क्रिस्ट होगा या एक ट्रफ। तो इट इज हाफ वेव। तो हाफ वेव की लेंथ को वी कॉल λ/2, बट आई विल कॉल दिस λ1/2। λ1, इस वन का मतलब है कि द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन वन लूप। इस वन का मतलब है द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन वन लूप। तो λ1/2 इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखिए मैं इस तरह लिख सकता हूं कि λ1 divided by 2 is equal to L. It means λ1 is equal to 2L. Let this is equation 1. If the velocity of the wave is v, the frequency is f1 और the wavelength is λ1। इधर मैंने लिखा 1 1 और इधर ना, क्योंकि नाउ यू विल सी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो वेवलेंथ कम हो जाती है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है दो लूप से, तो वेवलेंथ कम। अब देखिए यहाँ पर इतने डिस्टेंस में लेंथ में हाफ वेव है और यहाँ पर एक वेव है, तो वेवलेंथ कम हो गई क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल हो गई दो लूप से। तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाती है वेवलेंथ कम, देयरफॉर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो दिस इज कॉल्ड v डिवाइडेड बाय λ1। अंडरस्टैंड? शाबाश। और अगर इस λ1 का वैल्यू आप इधर पुट करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दिस इज अ v डिवाइडेड बाय 2L। याद रखिए दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इस f1 को हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल मीन्स व्हेन द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन वन लूप, इनिशियल फ्रीक्वेंसी, स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसे कहते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिए, कभी कभार ये हम इस तरह लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू T मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय M। T का मतलब है टेंशन इन द स्ट्रिंग, L is the length of the string, M is the mass of the string, और अंडर द रूट। ये वैल्यू अगर आप इधर लिखें तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2L, और वेलोसिटी की जगह लिखो T मल्टीप्लाइड बाय L और डिवाइडेड बाय M। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 4। याद रखिए कभी कभार ये इक्वेशन हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इधर देखिए ये लेंथ अगर नीचे आ जाए यू विल गेट मेस पर यूनिट लेंथ। ये लेंथ अगर नीचे आ जाए तो ये मैं लिख सकता हूं मेस पर यूनिट लेंथ। तो फिर इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इधर स्मॉल m लिखें तो इधर ये l नहीं होगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज में कभी कभार मेस और लेंथ गिवन नहीं होते, मेस पर यूनिट लेंथ गिवन होता है, तो फिर आप इधर स्मॉल m लिखेंगे। शाबाश। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब आप लोग देखें नंबर 2, व्हेन द स्ट्रिंग इज plucked या stretched from
इट्स 1/4 पार्ट। अगर आप इस स्ट्रिंग को 1/4 पार्ट से प्लग करें, इस स्ट्रिंग को अगर आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, इधर देखिए, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और इसको 1/4 पार्ट से सलोरम हिस्से ने प्लग के क्वार्टर से अगर आप इसे प्लग करें, तो फिर इसमें एक लूप ना, इसमें 2 लूप्स आर फाउंड। अब अगर 2 लूप्स बन जाते हैं, तो इधर देखो, ये नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, याद रखिए, दो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मींस सक्सेसिव, परलपसे दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस को हम लेमडा बाय 2 कहते हैं। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस को लेमडा बाय 2 कहते हैं। ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस को लेमडा बाय 2 कहते हैं। लेकिन याद रखें, एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस को हम लेमडा बाय 4 कहते हैं, या लेमडा 1 बाय 4 कहते हैं। दिस इज एन एमसीक्यू, दिस इज ऑल्सो एन एमसीक्यू। रिमेंबर, दिस इज एन एमसीक्यू और ये भी एमसीक्यू है। एक नोड और इसके कंसेक्यूटिव एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस इज इक्वल टू लेमडा बाय 4। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस इज लेमडा बाय 2। दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस भी लेमडा बाय 4 है। इस तरह अगर आप लोग ये डिस्टेंस देखें A1 और A2 के दरमियान, ये भी लेमडा बाय 4 है, क्योंकि ये देखिए, ये हाफ क्रेस्ट है, ये हाफ क्रेस्ट है, तो ए क्रेस्ट का मतलब है हाफ वेव। तो दो कंसेक्यूटिव नोड्स या एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस को लेमडा बाय 2 कहते हैं, और एक नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस को लेमडा बाय 4 कहते हैं। ये सारे एमसीक्यूज हैं। शाबाश। अब इस यहां पर क्या होगा, N1 और N2 के दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस इज लेमडा बाय 2, और N2 और N3 के दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस इज ऑल्सो लेमडा बाय 2। मैंने इधर 2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर 2 लूप्स हैं, यानी दिस इज मोड नंबर 2, दिस इज स्टेट नंबर 2, दिस इज द सेकंड स्टेट, द सेकंड मोड ऑफ द स्ट्रिंग। तो मैं इस तरह लिखूंगा, लेमडा 2 बाय 2 प्लस लेमडा 2 बाय 2 इज इक्वल टू एल। लेमडा 2 बाय 2 प्लस लेमडा 2 बाय 2, तो 2 लेमडा 2 बाय 2 इज इक्वल टू एल। ये कैंसिल करो, तो लेमडा 2 बराबर है एल के। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखिए, अगर आप लोग वेलोसिटी लेते हैं, in this case I'll write f2 and lambda 2। फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, वेवलेंथ कम, वेलोसिटी या स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, तो दिस इज v डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। आप ऐसा करें, लैम्डा 2 का ये वैल्यू इधर पुट करें, यानी पुट इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 6, तो F2 आ जाएगा V डिवाइडेड बाय F। अच्छा देखें, अगर आप लोग इस इक्वेशन को लोकेट, इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड भी करो, इट डजंट मैटर। अब आप मुझे ये बताएं, व्हाट इज V बाय 2L? F1, V बाय 2L इज F1, तो इसका मतलब है F2 इज इक्वल टू 2F1। सिमिलरली दोबारा और कैलकुलेशन में नहीं करता, बिकॉज दिस इज इंडिकेट। इसी तरह F3 बराबर होगा 3F1 और F4 बराबर होगा 4F1। अंडरस्टैंड? तो इन अदर वर्ड्स, ये मैं इस तरह लिख सकता हूं कि अगर आप इसे जनरलाइज करें, ये अगर आप जनरलाइज करें,
ये साफ करूं, I'll write Fn is equal to n F1। और याद रखें इस इक्वेशन पे एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, किस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं? अगर आपको F1 गिवन है और कहते हैं F10 कैलकुलेट करें तो n की जगह 10 पुट करो और F1 से मल्टीप्लाई करो, F10 आ जाए। अगर आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 गिवन है और कहते हैं F5 कैलकुलेट करें तो n की जगह 5 और F1 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट F5। यानी अगर आपको F1 गिवन है तो यू कैन कैलकुलेट F2, F3, F4, F5 एंड सो ऑन। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको सपोज F10 गिवन है और कहते हैं F1 कैलकुलेट करो तो F10 को n से मल्टीप्लाई करो तो n इज 10। F10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, F1 आ जाएगा। F5 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें, F1 आ जाएगा। F2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो F1 आ जाएगा। दो टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज हो गए। तीसरा टाइप ये है कि अगर आपको F10 गिवन है और F1 गिवन है, आप नंबर ऑफ लूप्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा देखो, याद रखें हमारे पास जो F1 है इसे हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्लियर? और ये जो F1, F2, F3 अप टू Fn, इन तमाम को वी कॉल हार्मोनिक्स। दीज आर कॉल्ड हार्मोनिक्स। दीज आर कॉल्ड हार्मोनिक्स। F1 का मतलब है फर्स्ट हार्मोनिक। हार्मोनिक का क्या मतलब है? आई एम कमिंग टू दिस। F1 का मतलब है फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब है फर्स्ट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। F2 का मतलब है सेकंड हार्मोनिक, यानी सेकंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन इसे हार्मोनिक क्यों कहते हैं, इसकी तरफ मैं आ रहा हूं। हार्मोनिक मीन्स जिसमें रेपिटेशन हो, इक्वल इक्वल रेपिटेशन हो। किस तरह बता रहा हूं, लेकिन याद रखिए हमारे पास F1 के अलावा ये जो F2 है, F3 है, F4 है, इनको हम कहते हैं अप टू Fn। These are called overtones। These are called overtones। These are called overtones। ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स में फर्क है। इस F2 को हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। F3 का मतलब है सेकंड ओवरटोन। F4 का मतलब है थर्ड ओवरटोन। अंडरस्टैंड? याद रखिए F2, F3, F4 दीज आर कॉल्ड ओवरटोन्स। ओवरटोन्स का क्या मतलब है? ओवर लफ्ज का मतलब है अबव और टोन लफ्ज का मतलब है टोन। टोन का मतलब है आवाज। जिस तरह आप कहते हैं मोबाइल में रिंग टोन्स, टोन आवाज। यहां पर टोन का मतलब है फ्रीक्वेंसी। सही है? टोन का मतलब है फ्रीक्वेंसी। अक्सर ये लोग गुस्से हो जाते हैं या तो क्या कहते हैं, मसलन एक बंदा गुस्सा हो जाते है, दूसरा कहते हैं डाउन यूर टोन। डाउन यूर टोन का मतलब है कि ज्यादा बदमाशी मत दिखाओ, ठीक है, मजा खबर है। तो टोन का मतलब है फ्रीक्वेंसी और ओवर का मतलब है अबव। तो लुक एट ए F2 का मतलब है, देखें, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर आप n की जगह 1 पुट करें तो F1 आ जाएगा।
n की जगह 2 पुट करे तो F2 आ जाएगा, सॉरी 2F1 आ जाएगा। ये F1 है, ये F2 है, और ये F3 है, और ये F4 है। ठीक है, और दिस इज F5 एंड सो ऑन। तो लुक इट, F2 का मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी, ये वो पहली फ्रीक्वेंसी है, ये वो पहली फ्रीक्वेंसी है जो F1 से अबव है। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। अगर उम्बाने फ्रीक्वेंसी चिकम ददी F1 ना अबव दा, अगर कुमाया वादा F2, तो दिस 2F1 यानी F2 को हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। दोबारा सुने, ओवर का मतलब है अबव, टोन का मतलब है फ्रीक्वेंसी। तो F2 का मतलब है फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब है वो पहली फ्रीक्वेंसी जो F1 से अबव है। F3 का मतलब है वो दूसरी फ्रीक्वेंसी जो F1 से अबव है। F4 का मतलब है वो तीसरी फ्रीक्वेंसी जो F1 से अबव है। तो F2 को हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन, F3 को सेकंड ओवरटोन, F4 को थर्ड ओवरटोन, F5 को फोर्थ ओवरटोन, वगैरह वगैरह। ओवरटोन्स की समझ आ गई? अच्छा, हार्मोनिक्स का क्या मतलब है? हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स का मतलब है ऐसी फ्रीक्वेंसीज जिनमें इक्वल इक्वल रेपिटेशन हो, जिनमें इक्वल इक्वल रेपिटेशन। मसलन इस तरह, ए ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये तो फंडामेंटल हार्मोनिक है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, ये F2 है। तो आप लोग देखिए, आप मुझे ये बताए 2F1 और F1 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 2F1 और F1 के दरमियान डिफरेंस कितना है? F1। 2F1 और 3F1 में डिफरेंस कितना है? F1। 4F1 और 3F1 में डिफरेंस कितना है? F1। 5F1 और 4F1 में डिफरेंस क्या है? F1। इसका मतलब है कि दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज के दरमियान जो डिफरेंस है, ठीक है, दिस रिमेन्स कांस्टेंट। और इसमें आप देखिए रिपीटेशन है, F1 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 F1। तो देयरफॉर दीस आर कॉल्ड हार्मोनिक्स। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन। This is called third harmonic, second overtone. This is called fourth harmonic, third overtone. So there is a relation between harmonics and overtones. वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन याद रखिए F1 को हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब है फर्स्ट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज सेकंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये इससे F1 ज्यादा है, यानी इसका डबल है, तो सेकंड हार्मोनिक है। और ये इसका ट्रिपल है, तो थर्ड हार्मोनिक है। लेकिन इन दो के दरमियान डिफरेंस F1 है, यानी हर फ्रीक्वेंसी बाय F1 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 बढ़ जाती है। तो देयरफॉर देयर इज अ पीरियाडिक रिपीटेशन। जिसमें पीरियाडिक रेपिटेशन हो, इन्हें हम कहते हैं हार्मोनिक्स। अंडरस्टैंड? आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा। हार्मोनिक मोशन का मतलब है अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड, जिसमें रेपिटेशन हो। मसलन वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन, इसमें रेपिटेशन, जिसमें रेपिटेशन हो उसे हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो इसी सेंस में इन्हें हम हार्मोनिक्स कहते हैं। अच्छा, एक बात आप याद रखें, इस F1 को वी कॉल, इस F1 को वी कॉल फंडामेंटल हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। लेकिन इसे ओवरटोन नहीं कह सकते, क्योंकि ये किसी से अबव, तो इसे ओवरटोन नहीं कह सकते। यो अफरीदी मोटरसाइकिल चलो, पुलिस वाला उधर, दिस अ वेरी गुड एग्जांपल। नो अगते विच कागजुना राका डॉक्यूमेंट्स विनिश्ता, ड्राइविंग लाइसेंस राका निश्ता, शनाखती कार्ड राका विनिश्ता। हा बेवते विच यारा स्ता सुनुंदे प्लान के द प्लाट दे सुनुंदे,
Magawatawi zazanla plore. Zazanla? Afrizan udas kabrigi. Agawati zazanla plore. No da F1 zanla plore. इसी वजह से हम इसको ओवरटोन नहीं कह सकते। F1 को हम ओवरटोन नहीं कह सकते। दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक का ओवरटोन 0 है। क्लियर? और याद रखिए F2 को हम सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। तो ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स के दरमियान देयर इज अ पार्टिकुलर रिलेशन। ये मैं लिख रहा हूं इन -1, बल्कि आई राइट लाइक दिस, nth हार्मोनिक को we call n -1th ओवरटोन। मैं जरा चेक करूं कि सही मैंने लिखा या ना। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। क्लियर? अच्छा देखें, अगर आप n की जगह 1 लिखें, दिस इज एन एमसीक्यू, ये खुद एक एमसीक्यू है। कभी कभार एमसीक्यूज में आ जाता है कि the harmonics and overtones in stationary waves may be related by मुख्तलिफ होंगे। nth harmonic is equal to n plus 1 overtone, nth harmonic is equal to nth overtone वगैरह वगैरह, डिफरेंट, n plus 1, n minus 2। तो याद रखें, अगर आप n की जगह 1 लेते, तो n की जगह 1 लेके का मतलब है फर्स्ट हार्मोनिक। इधर 1 लेको तो फर्स्ट हार्मोनिक का ओवरटोन 0 है। अगर आप इधर 2 लेके तो सेकंड हार्मोनिक को इधर 2 लेके फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। आप इधर 3 लेके तो थर्ड हार्मोनिक को हम सेकंड ओवरटोन कहते हैं। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। अच्छा, नाउ लुक एट, ये जो इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन शोज अस a very important and fundamental property of frequency, और इस प्रॉपर्टी को we call quantization of frequency। this shows a quantization of frequency, quantization of frequency, यानी frequency is quantized। quantized का मतलब है कि quantized का मतलब है ये F1 है तो F2 इसका डबल है, F3 इसका ट्रिपल है, F4 इसका 4 टाइम्स है। यानी each and every frequency can be expressed in terms of F1। आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी या F1 होगी या इसका डबल या ट्रिपल या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स या 6 टाइम्स, दरमियान में फ्रीक्वेंसी डजंट टेक एनी अदर वैल्यू। यानी F1 by 2 पॉसिबल नहीं है, या 2.5 पॉसिबल नहीं है, या 3.6 पॉसिबल, यानी फ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है। फ्रीक्वेंसी इस तरह क्यों? क्योंकि ये जो लूप्स हैं या एक लूप बन जाते हैं या 2 या 3 या 4 या 5, ध्वनिम द्रीनिम पौकम सलूरनिम पकीन जोड़ी, या एक लूप बन जाएगा या 2 या 3 या 4 या 5। वाई? बिकॉज ये एंड फिक्स्ड है और ये एंड भी फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड एंड पर हमेशा नोड्स बन जाते हैं। क्लियर? तो एक लूप बन जाएगा या 2 या 3 या 4, यानी हाफ हाफ या फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। दिस कैरेक्टरिस्टिक, दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी इज क्वांटाइज्ड बिकॉज each and every frequency could be expressed in terms of some basic frequency which is F1। तो this property of frequency is called quantization। अच्छा, एक बात आप याद रखें, अगर आप लोग देखिए हमारे पास ये λ1 2l के बराबर है और λ2 l के बराबर है। लुक एट, देखिए दिस इज अनदर इक्वेशन, λ1 2l के बराबर है, λ2 l के बराबर है। अगर आप λ3 कैलकुलेट करें तो दैट इज 2l by 3,
लेमडा 4 कैलकुलेट करें तो 2l/4। तो अगर आप इसे जनरलाइज करें तो वी आर गेटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, लेमडा n बराबर है 2l/n। और याद रखिए इस इक्वेशन से वी कैन कैलकुलेट 3 टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज। अगर आपको एमसीक्यूज में लेंथ गिवन है, नंबर ऑफ लूप्स गिवन है, यू कैन कैलकुलेट वेवलेंथ। अगर आपको एमसीक्यूज में वेवलेंथ और एन गिवन है, यू कैन कैलकुलेट एल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर आपको एल और लेमडा एन गिवन है, यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ लूप्स। तो इस इक्वेशन से वी कैन डू 3 टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज। so this is also important, this is important for MCQs। शाबाश। आप इधर देखें, n की जगह 1 पुट करो तो लेमडा 1 इज इक्वल टू 2l/1 यानी 2l। n की जगह 2 पुट करो, लेमडा 2 इज इक्वल टू 2l/2, तो 2 कैंसल l। n की जगह 3 पुट करो, लेमडा 3 इज 2l/3 एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाए, लुक एट, ये 2-3 एमसीक्यूज है मैं बता रहा हूं। जब भी दोनों एंड्स पे नोड्स हो, इधर भी नोड है इधर भी नोड है, व्हेन द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन वन लूप, तो आप इधर देखिए कितने नोड्स हैं, 2। कितने एंटी नोड्स है, 1। जब 2 लूप्स हो कितने नोड्स हैं, 3। कितने एंटी नोड्स हैं, 2। तो याद रखिए, गौर से सुने, नंबर ऑफ नोड्स नंबर ऑफ एंटी नोड से एक ज्यादा है। इधर एक एंटी नोड 2 नोड्स, इधर 3 नोड्स 2 एंटी नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स नंबर ऑफ एंटी नोड से एक ज्यादा है। अब अगर एमसीक्यू में इस तरह जाए कि when a string is vibrating in several loops, then the number of nodes will always be greater than the number of antinodes by, तो नीचे लिखा होगा 1 2 3 4, यानी by 1 by 2 by 2 तो by 1। आप इस एमसीक्यू को उल्टा करें, अगर इस तरह जाए when a string is vibrating in several loops, then the number of antinodes will always be, ठीक है, will always be less than the number of antinodes by, number of nodes by, तो 1। नंबर ऑफ एंटीनोड्स नंबर ऑफ नोड से एक कम, या नंबर ऑफ नोड्स एंटीनोड से एक ज्यादा। तो ये 2 एमसीक्यूज हो गए। तीसरा, याद रखें, नंबर ऑफ एंटीनोड्स और लूप्स बराबर हैं। शाबाश, बमुना ना छोड़ो, इट्स वेरी सिंपल। ये कितने लूप्स हैं, 1। कितने एंटीनोड्स है, 1। तो नंबर ऑफ एंटीनोड और लूप बराबर है। कितने लूप्स हैं, 2। कितने एंटीनोड्स है, 2। नंबर ऑफ लूप्स और नंबर ऑफ एंटीनोड्स बराबर है, और नंबर ऑफ नोड्स लूप से एक ज्यादा है, या नंबर ऑफ लूप्स नोड से एक कम है। तो दीज आर स्पेशल एमसीक्यूज। शाबाश, यू विल हैव टू रिमेंबर। तो स्टॉप द, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए, इस टॉपिक के एमसीक्यूज की कोई बाउंड्री नहीं है। सो मेनी 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 एमसीक्यूज आर पॉसिबल। ठीक है, तो इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो वी विल डू एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, कल जो संडे टेस्ट है उसमें चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 वर्क वाला, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स, और चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस। और ये चैप्टर आपने जहां तक पढ़ा है, ये सारे चैप्टर्स कल वाले टेस्ट में इंक्लूडेड है। थैंक यू वेरी मच।